We will discuss the control system. तो पहले समझते हैं क्या होता है कंट्रोल सिस्टम। देखिए, जैसे कि एक पहले तो कंट्रोल सिस्टम समझने से पहले हम समझते हैं कि एक सिस्टम क्या होता है। तो एक सिस्टम, एक डेफिनेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, दैट इज द डिफरेंट। यहाँ कंट्रोल सिस्टम में जो सिस्टम की डेफिनेशन है वो क्या है? इस सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन और एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स। डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स। अब देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिकल कंपोनेंट्स की। जैसे एक पिस्टन सिलेंडर में एयर भरी हुई है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिस्कस किया था कि एक पिस्टन सिलेंडर में अगर कोई एयर फिल है तो एयर विल बी कंसीडर्ड एज ए सिस्टम, बट एयर जो है वो फिजिकल नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिकल कंपोनेंट्स की। तो कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स which act together as an entire unit to achieve a certain objective, इसको तो हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो क्लास है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे तो आप यहाँ पे जो क्लास में बैठ रहे थे उसमें डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या थे। देखिए बेंचेस थी, वहां पे बेंचेस थी जिसपे आप बैठ रहे थे, स्टूडेंट्स थे, ब्लैक बोर्ड था, है ना, पोडियम था, फैन, एसी। तो ये सारी क्या है? डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, या कॉम्बिनेशन है या अरेंजमेंट है इनका। देखिए जो बेंचेस हैं वो एक अरेंजमेंट में रखी हुई है, और पूरे जो इनका कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे एक सिस्टम। तो आपकी जो क्लास है वो क्या होगी? एक सिस्टम होगी विच एक्ट्स टुगेदर एज एन एंटायर यूनिट। तो इस पूरी एंटायर यूनिट जिसमें सब कुछ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लासरूम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्लासरूम बोल रहे हैं। तो एंटायर यूनिट क्या होगी? क्लासरूम हो गई। टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यहां से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? टीचिंग। इस क्लासरूम में ही हम एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमने ये सारी चीजें रखी हुई हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? टीचिंग। तो स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए एक क्लासरूम बनाया जाता है, तो दैट क्लासरूम विल बी कंसीडर्ड एज ए सिस्टम। सिस्टम समझ में आ गया? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स विच एक्ट्स टुगेदर एज एन एंटायर यूनिट टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे टीचिंग। तो कॉम्बिनेशन एंटायर यूनिट क्या बोल रहे हैं उसको? क्लासरूम। डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स उसपे क्या क्या है? बेंच है, स्टूडेंट्स हैं, ब्लैक बोर्ड है, फैन है, एसी है, पोडियम है। तो ये सब क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टम बोल रहे हैं। अब ये तो हो गया सिस्टम। अब अगर इस सिस्टम में कोई एक ऐसा कंपोनेंट भी है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर। उसको बोलते हैं कंट्रोलर। अगर इस सिस्टम में कोई ऐसा कंपोनेंट भी है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है तो उसको बोलेंगे कंट्रोलर, और इस सिस्टम को बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम को बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम। जैसे आपकी क्लासरूम है, तो क्लासरूम में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बेंच है, स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड, पोडियम, है ना, फैन, एसी, ये सारी चीजें हैं। अगर इस क्लासरूम में एक फैकल्टी भी होगा या एक टीचर भी होगा तो टीचर उस क्लास को कंट्रोल कर सकता है या स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो टीचर क्या हो गया? कंट्रोलर हो गया। टीचर क्या हो गया? कंट्रोलर हो गया। और अगर उस क्लासरूम में टीचर होगा तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। जैसे आपके क्लासरूम में एक फैन लगा हुआ, तो फैन भी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स है। उसके अंदर बाइंडिंग्स हैं, मोटर है, ठीक है, ब्लेड्स हैं उसमें, रोटेटिंग पार्ट है उसमें। तो ये सब क्या है? डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, और इस कंपोनेंट्स को मिला के उस एंटायर यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एक फैन बोलते हैं। और इसका ये जो हमने जो फैन बनाया है टू अचीव ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? कूलिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? कूलिंग। तो क्लास को कूल करने के लिए हमने वहां पे फैन लगाया हुआ है। तो अगर इन सब में अरेंजमेंट्स में कोई ऐसा कंपोनेंट भी है जो इस फैन को कंट्रोल कर सकता है, तो फैन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? स्विच होता है उसका। फैन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? स्विच होता है। तो द फैन इन कॉम्बिनेशन विद ए स्विच विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए कंट्रोल सिस्टम। तो जो फैन है बिना स्विच के तो वो एक सिस्टम है सिर्फ,
लेकिन अगर उसके साथ में हम स्विच को भी ऐड कर लेंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन कंट्रोल सिस्टम। तो उसको हम क्योंकि फिर स्विच के मीडियम से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कंट्रोल सिस्टम। अगर स्विच नहीं होगा तो सिर्फ सिस्टम। क्लासरूम विदाउट टीचर इज सिस्टम, क्लासरूम विद टीचर इज नोन एज कंट्रोल सिस्टम। तो अगर उसमें एक एक जो डिफरेंट अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में से ही एक कंपोनेंट ऐसा भी है जो उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, तो उस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम में कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। वो टर्म्स क्या होती हैं? पहली टर्म होती है प्लांट। प्लांट को वो कंपोनेंट होता है द पोर्शन of a system which is to be controlled, which is to be controlled or regulated, which is controlled or regulated is called plant। तो प्लांट हम किसको बोल रहे हैं? वो कंपोनेंट या वो सिस्टम का वो पोर्शन, क्योंकि देखो जो सिस्टम है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स। तो इस सिस्टम का एक पोर्शन हो सकता है कि एक कंपोनेंट हो उनमें से, हो सकता है कि दो कंपोनेंट हो, तो दैट इज अ पोर्शन ऑफ सिस्टम। जैसे कोई सिस्टम अगर 6 फिजिकल कंपोनेंट से मिलकर बना है, फिजिकल कंपोनेंट से मिलकर बना है 6, तो इसका एक पोर्शन क्या हो जाएगा? दो कंपोनेंट या एक कंपोनेंट। तो ये एक पोर्शन है। तो ये एक पोर्शन यानी कि एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट जो हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, जैसे पूरी क्लासरूम। अब क्लासरूम में हमें जो ब्लैक बोर्ड है उसको कंट्रोल नहीं करना, जो बेंचेस हैं उसको कंट्रोल नहीं करना, जो पोडियम है उसको कंट्रोल नहीं करना। ठीक है, हमें कंट्रोल किसको करना है? स्टूडेंट्स को। तो क्लास में स्टूडेंट्स क्या हो गए? एक प्लांट हो गए। क्लास में स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं? प्लांट हो गए। ठीक है, तो क्लास में स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? प्लांट हो जाते हैं। अब प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है? एनी ऑपरेशन टू बी कंट्रोल्ड, ऑपरेशन टू बी कंट्रोल्ड इज नोन एज प्रोसेस। ऑपरेशन टू बी कंट्रोल्ड, जिस ऑपरेशन से हम स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेंगे दैट विल बी द प्रोसेस। जिस ऑपरेशन से हम स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेंगे दैट विल बी द प्रोसेस। तो किस ऑपरेशन से करेंगे? टीचिंग से। तो एक टीचर है, वो अगर पढ़ा रहा है तो इस टीचिंग के मीडियम से स्टूडेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक क्लासरूम। तो द टीचिंग विल बी ए प्रोसेस जिससे हम प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जिसको कंट्रोल करना है वो क्या है? प्लांट। और जिस प्रोसेस से कंट्रोल करना है वो क्या है? प्रोसेस। जिस ऑपरेशन से कंट्रोल करना है वो क्या है? प्रोसेस। तो टीचिंग से हम प्लांट्स को यानी कि स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक कंट्रोल सिस्टम में प्लांट दैट पार्ट होता है या वो फिजिकल कंपोनेंट होता है, वो पोर्शन ऑफ सिस्टम होता है जिसको कंट्रोल करना है, जिसको कंट्रोल करना है, जैसे स्टूडेंट्स। और प्रोसेस जिस मीडियम से कंट्रोल करना है, जिस ऑपरेशन से कंट्रोल करना है, यानी कि टीचिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से कुछ इनपुट आएगा, यहाँ से कुछ इनपुट आएगा और इस प्लांट्स के ऊपर हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे और आपको क्या मिलेगा? एक रिस्पॉन्स वेरिएबल या आउटपुट मिलेगा। रिस्पॉन्स वेरिएबल या आउटपुट यानी कि रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम टीचिंग करते हैं तो उसका एक रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग क्या है? कंट्रोलर का। तो कंट्रोलर तो मैंने आपको बता ही दिया। प्लांट्स तो वो हो गए जिनको कंट्रोल करना है, जिस ऑपरेशन जिस मीडियम से कंट्रोल करना है वो हो गया प्रोसेस, और जो कंट्रोल करेगा वो हो गया कंट्रोल। जो कंट्रोल करेगा वो हो गया कंट्रोल। तो प्लांट्स, एक क्लासरूम का एग्जांपल हमने जो लिया, स्टूडेंट्स हो गए प्लांट्स, टीचिंग हो गया प्रोसेस और कंट्रोलर हो गया टीचर। कंट्रोलर हो जाएगा टीचर। ठीक है, तो प्लांट्स, प्रोसेस और कंट्रोलर, ये तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स। प्लांट्स जो कंट्रोल किए जाने हैं, प्रोसेस जिस मीडियम से कंट्रोल किए जाने हैं, और कंट्रोलर जो कंट्रोल करेगा, दैट विल बी द कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोलर समझ में आ गया। जैसे कि फैन के केस में ऑन ऑफ जो स्विच है दैट इज द कंट्रोलर। ऑन ऑफ जो स्विच है दैट इज द कंट्रोलर। ठीक है, तो ये एक डायग्राम से यहाँ पे बताया हुआ है, ये कंट्रोलर है, ये आपको जो एक इनपुट प्रोवाइड करेगा और एक प्रोसेस अप्लाई होगा किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, और उससे आपको एक रिजल्ट मिलता है।
उससे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो कुछ कंपोनेंट्स या कुछ कंट्रोल सिस्टम में एक फीडबैक सिस्टम भी होता है, इसको हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। तो एक फीडबैक सिस्टम भी होता है। अगर फीडबैक सिस्टम होगा तो फिर एक कंपैरेटर भी होगा। अगर फीडबैक सिस्टम नहीं होगा तो सिर्फ इतना यहाँ तक होगा, कंट्रोलर और उसके बाद में प्रोसेस तक। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म जैसे कि इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट क्या होती है? इनपुट आप समझ गए होंगे। इनपुट क्या होती है? अप्लाइड सिग्नल, जो सिग्नल आपने अप्लाई किया है, जो जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो, दैट विल बी द इनपुट, और एन एक्साइटेशन सिग्नल अप्लाइड टू कंट्रोल सिस्टम फॉर एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड आउटपुट। जैसे कि हमने एक फैन का केस लिया था, तो फैन के केस में आपका इनपुट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। फैन को आप इनपुट क्या देते हो? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो ना उसको, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया इसमें? इनपुट। अप्लाइड सिग्नल जो है वो इनपुट हो गया टू कंट्रोल फॉर एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड आउटपुट। अब ये आउटपुट क्या होगी? इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगी? रोटेटिंग मोशन। अगर फैन रोटेट करेगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, अगर फैन रोटेट करेगा तो आपको क्या मिलेगी? कूलिंग मिलेगी। एंड दैट इज द पर्पस जिसके लिए हम इस सिस्टम को, इस कंट्रोल सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो अगर ये जो मैकेनिकल एनर्जी, रोटेटिंग मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ये हो जाएंगे इसमें इनपुट और आउटपुट। तो फैन को हम इसीलिए तो यूज करते हैं, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इनपुट यहाँ पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या हो जाएगा? रोटेटिंग फैन या मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो जाएंगे आपकी इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो कमांड एक इनपुट मिलेगी, कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा, यहाँ से मैनिपुलेटेड वेरिएबल आपको प्रोसेस क्या होगा? कन्वर्जन। कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द कन्वर्जन। कौन करेगा? ये मोटर। ये कौन करेगा? मोटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंट्रोल्ड आउटपुट आपको मिल जाएगी, दैट इज कूलिंग। दैट इज कूलिंग। तो ये हो जाते हैं इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। एक कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? एक कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? तो इसमें क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए? एक तो इनपुट होनी चाहिए इसमें। इनपुट तो आएगी, किसी ना किसी भी सिस्टम में एक इनपुट आएगी, एक आउटपुट मिलेगी, ये तो कॉमन से हो गई। फिर एक प्रोसेस टू बी कंट्रोल्ड, एक प्रोसेस होगा जिसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक, जैसे कि अगर हम फैन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इनपुट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट हो गई मैकेनिकल एनर्जी, प्रोसेस क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हमें कंट्रोल करना है। फिर एक सेंसिंग एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट जो होता है कुछ सिस्टम्स में होता है और कुछ सिस्टम्स में नहीं होता है। सेंसिंग एलिमेंट कुछ सिस्टम्स में होता है और कुछ सिस्टम्स में नहीं होता है। जैसे अगर हम एसी की बात करेंगे तो उसमें सेंसिंग एलिमेंट होता है, लेकिन अगर हम फैन की बात करेंगे तो फैन में कोई भी सेंसिंग एलिमेंट नहीं। तो फैन अपने हिसाब से काम करता है, उसमें जो आउटपुट मिल रही है वो फिक्स है। ठीक है, लेकिन एसी में जो आउटपुट मिल रही है उसको हम सेंस करते हैं और उसके हिसाब से उसको फिर से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ सिस्टम्स में जो फीडबैक है वो होता है, कुछ में नहीं होता है। तो जिनमें फीडबैक होता है उसी में ये सेंसिंग एलिमेंट होता है, जिनमें फीडबैक नहीं होता है उसमें ये सेंसिंग एलिमेंट नहीं होता है। तो एसी में सेंसिंग एलिमेंट होता है, फैन में नहीं होता है। तो कुछ सिस्टम्स में सेंसिंग एलिमेंट जो है वो कंपलसरी पार्ट नहीं है, दैट कैन बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसके बाद है आपका कंट्रोलर या एक्चुएटिंग डिवाइस। तो कंट्रोलर होगा, इसमें प्रोसेस होगा, इनपुट आउटपुट और सेंसिंग एलिमेंट्स होगा। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं एक कंट्रोल सिस्टम के। एक कंट्रोल सिस्टम में ये एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। अब जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। दो पार्ट, एक तो होते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरे होते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखो, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जिसका जो लूप है या जो साइकिल है वो खुली होती है, ओपन। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने पढ़े हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो साइकिल है वो ओपन है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये कुछ कंपोनेंट यहाँ पहुंची, यहाँ आपको आउटपुट मिल गई। ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा? जो क्लोज्ड होंगे, यहाँ से इनपुट शुरू होगी,
कुछ कंपोनेंट से होते हुए इसमें जो इनपुट होगी, इनपुट जो है जाएगी प्रोसेस, फिर आउट, फिर कोई सेंसिंग एलिमेंट हो सकता है, कंट्रोलर होगा, फिर आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होगा लूप, फिर इस आउटपुट से एक सेंसिंग एलिमेंट इसको सेंस करेगा और इसको वापस इनपुट को देगा, और इनपुट के साथ में क्या लगा होगा, कंपैरेटर, जो इस इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करेगा, और उस कंपैरिजन के बेसिस पे अगर कुछ एरर है तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन करेगा, अदरवाइज जो है आपका जो सिस्टम है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। तो क्लोज लूप में जो लूप होता है ना वो क्लोज हो जाता है, आउटपुट को भी सेंस करके वापस इनपुट पे लेके आते हैं कि वो करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बड़े इजी से एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि ओपन लूप में हो गया आपका फैन, और क्लोज लूप में हो गया आपका एसी। ओपन लूप में हो गया फैन, और क्लोज लूप में हो गया एसी। ओपन लूप में फैन, फैन में क्या किया, इनपुट दी इलेक्ट्रिसिटी, एक कंट्रोलर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, कौन है, कौन सा है, ऑन ऑफ स्विच है उसका, ऑन ऑफ जो स्विच है वो कंट्रोलर हो गया। तो स्विच को ऑन किया तो इनपुट चली गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक प्रोसेस होगा कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, कहाँ पे होगा, मोटर में होगा, मोटर करेगा इसको। मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलेगी जो फैन की शाफ्ट है, उस फैन की शाफ्ट पे हमने ब्लेड्स लगाए हुए हैं, जो ब्लेड्स क्या करेंगे, एयर फ्लो को इंक्रीज करेंगे, जो एयर फ्लो है रूम में, जो एयर फ्लो है उसको इंक्रीज करेंगे, मतलब आपको जो एनर्जी मिलेगी उससे आपका कूलिंग हो जाएगी, रूम की क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। अब कूलिंग यहाँ पे हो जाएगी, उसको आपको कंट्रोलर है, ऑन ऑफ स्विच है, या फिर उसकी स्पीड को आप वेरी करा सकते हो, लेकिन आपको कोई सिस्टम से फीडबैक नहीं मिल रहा। कि जैसे कि आपको गर्मी लग रही है, आप चाहते हो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए रूम का, तो आपने फैन चला दिया। अब फैन आपको कोई वापस आउटपुट नहीं दे रहा कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ या नहीं हुआ, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कूलिंग करता रहेगा। चाहे आप उसको 4 नंबर पे चलाएं, उसको 3 नंबर पे चलाएं, तो 3 नंबर के हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी होगी वो उसके हिसाब से कूल करेगा। ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से करेगा कि आपको 25 चाहिए या 24 चाहिए। ठीक है। तो कंट्रोलर जो है वो इसकी इसकी जो इसको कंट्रोल तो करेगा कि इसको 3 पे चलाना है या 4 पे चलाना है, या ऑन करना है या ऑफ करना है, लेकिन यहाँ से आपको कोई वापस फीडबैक नहीं मिलेगा कि जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन हो गया। ठीक, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन लूप, जिसमें आपका जो आउटपुट है वो फिक्स्ड होती है, उससे आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उसमें कोई सेंसिंग एलिमेंट नहीं है, ये वाला जैसे मैंने बताया था आपकी, उसमें कोई सेंसिंग एलिमेंट नहीं है, कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, आउटपुट से इनपुट में कोई फीडबैक नहीं जाएगा। उसके बाद है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें आपका जैसे एयर कंडीशनिंग, इसमें भी कंट्रोलर ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच के साथ में इसमें क्या है, एक रिमोट भी है जिससे हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। जैसे रेगुलेटर होता है फैन में, यहाँ पे एक रिमोट होता है जिससे हम टेम्परेचर को, कूलिंग को सेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 24 सेट कर दिया तो वो बस 24 के हिसाब से काम करता रहेगा। अब जब तक ये टेम्परेचर, जैसे रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, आपने 24 सेट कर दिया, तो 24 के हिसाब से वो कूलिंग करेगा, लेकिन जैसे जैसे ये टेम्परेचर क्लोज टू 24 आता रहेगा, इसमें जो कूलिंग है वो कम करता रहेगा, और जब 24 आ जाएगा तो वो कंप्रेसर को बंद कर देगा। फिर जब कंप्रेसर को बंद कर देगा तो कूलिंग बंद हो जाएगी, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा रूम का, जैसे ही 24 से बढ़ेगा फिर से ऑन कर देगा। तो इस तरह के सिस्टम्स को क्या बोलेंगे हम, क्लोज लूप। इसमें जो लूप है वो क्लोज है, एक सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ है आउटपुट पे, और उस आउटपुट के, उस सेंसिंग एलिमेंट आउटपुट को सेंस करने के बाद में यहाँ पे सिग्नल भेजता है कि भाई कंप्रेसर को चलाना है कि नहीं चलाना है। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। और थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फिजिकल सिस्टम विच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर वेरिएशन इन इट्स आउटपुट, ऑटोमेटिकली जो है इसकी आउटपुट में वेरिएशन नहीं करेगा, वो होगा आपका ओपन लूप सिस्टम। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करेगा, जैसे फैन है 5 नंबर पे चला दिया, 4 नंबर पे चला दिया तो चलता रहेगा, किसी को ठंड लगे गर्मी लगे कोई मतलब नहीं करेगा। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो जो है अपनी आउटपुट को मैनिपुलेट नहीं करेगा। ठीक है, आपको ठंड लग रही है तो आप भले, कंट्रोलर कर सकता है उसको, कंट्रोलर जो है वो उसको रेगुलेटर का स्विच मिला के 5 से 4 पे 3 पे कर सकता है, ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ नहीं करेगा। सच सिस्टम्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक डायग्राम। किस तरीके से, एक कंट्रोलर होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस आएगा, एक आउटपुट आपको मिलेगी, कंट्रोल आउटपुट, प्रोसेस के बाद में प्रोसेस आउटपुट मिलेगी। ठीक है, कंट्रोलर से मिलेगी आपको इनपुट मिलेगी, और प्रोसेस के बाद में आपको आउटपुट मिल जाएगी। ये आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी, कंट्रोलर इसको चेंज कर सकता है, कंट्रोलर ऑन ऑफ स्विच से इसको कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है ये चेंज नहीं। इन these systems आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑन इनपुट, इनपुट पे इंडिपेंडेंट है वो आउटपुट। ठीक है,
बट कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो जो आउटपुट है वो तो इनपुट पे डिपेंड करेगी, इनपुट आएगी तभी तो आउटपुट आएगी, लेकिन जो इनपुट है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगी। टेम्परेचर कम है ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है, इनपुट अगर दे दी तो आउटपुट चलती रहेगी, तो इनपुट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगी, बट जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे फैन को तभी वो चलेगी। इन दिस सिस्टम्स द आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए कांस्टेंट इनपुट सिग्नल प्रोवाइडेड। जो आपने इनपुट कांस्टेंट इनपुट सिग्नल आपने उसको प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से वो कांस्टेंट रहेगी, एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से वेरी नहीं करेगी। तो दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स आर ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट इज नॉट कंपेयर्ड विद द रेफरेंस इनपुट। कंपैरेटर नहीं होता, कंपेयर करने के लिए एक डिवाइस चाहिए कंपैरेटर, जो अब मैंने भी लास्ट स्लाइड पे दिखाया था, कंपैरेटर, कंपैरेटर नहीं होगा इसमें, तो कंपैरेटर नहीं होगा तो इनपुट आउटपुट कंपेयर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द कैलिब्रेशन। मतलब जो हमने कैलिब्रेशन करके उसको जो आउटपुट हमने सेट किया सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगी, उसके अलावा इसमें कुछ भी जो है वो फीडबैक सिस्टम है नहीं, कोई कंपैरेटर है नहीं, उसके हिसाब से वेरी नहीं करेगी। ठीक, अब इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टरबेंसेस एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम विल नॉट परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क, विल नॉट परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। अगर कुछ डिस्टरबेंसेस आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डिस्टरबेंस भी यहाँ पे आ सकता है किसी तरीके का, जैसे पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन है, इस तरीके के डिस्टरबेंसेस हैं, तो उसको भी ओपन लूप सिस्टम जो है कंसीडर नहीं करता है। तो open loop control system can be used only if the relationship between the input and output is known. Only if the relationship between the input and output is known and if there is neither internal nor external disturbances. ठीक है, अब जैसे आपका ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, टाइम के हिसाब से सेट रहते हैं, जैसे किसी चौराहे पे लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक, इस वाली रोड पे तो बहुत ट्रैफिक हो गया, बहुत लंबा लाइन लग गया, और इधर वाली साइड में क्या है कि कोई ट्रैफिक ही नहीं है, बस 2-3 गाड़ी खड़ी है। लेकिन यहाँ पे इस ट्रैफिक सिग्नल में जो लाइट लगी हुई है वो अगर 30 सेकंड के लिए इधर के ट्रैफिक को जाने देंगी तो 30 सेकंड के लिए इधर के ट्रैफिक को जाने देंगी। उसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है कि इधर भाई ट्रैफिक नहीं है तो इधर जो है 10 सेकंड कर दो और इधर जो है पूरा 50 सेकंड के लिए इसको ओपन कर दो। तो इस तरह का कोई वो फिक्स्ड है, बस इनपुट आउटपुट वहां पे फिक्स्ड है कि 30 सेकंड का इधर खुलेगा, 30 सेकंड का इधर, 30 सेकंड का इधर, 30 सेकंड का इधर। तो दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स जो हैं, जो इसका कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है उसमें, वो जो है इनपुट आउटपुट वहां पे फिक्स हैं बिल्कुल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गया या फैन हो गया, इस तरह के सिस्टम्स को हम बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है ओपन लूप सिस्टम के, ये जो है देखो कोई फीडबैक सिस्टम है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंस्ट्रक्शन जो है इनकी सिंपल रहेगी। ठीक है, सच सिस्टम्स आर इजी फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटेनेंस भी कम होगी, जितने कम कंपोनेंट होंगे उतनी कम यहाँ पे मेंटेनेंस भी होगी। जनरली दीज आर नॉट ट्रबल्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ होती नहीं क्योंकि स्टेबिलिटी कुछ करनी नहीं है, वो फिक्स है सब कुछ, इनपुट के हिसाब से आउटपुट फिक्स है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल का मैंने एग्जांपल बताया आप लोगों को, तो 30 सेकंड के लिए एक तरफ खुल रहा है, 30 सेकंड के लिए एक तरफ, तो स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वहाँ पे, वो तो फिक्स वैल्यूज है। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी कब, एसी में टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे फीडबैक सिस्टम होगा वहां पे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं स्टेबिलिटी की। Such systems are simple to design and hence economical। देखो कंस्ट्रक्शन आसान है, डिजाइन आसान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिकल भी होंगे, इकोनॉमिकल भी होंगे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, देखो these systems are inaccurate and unreliable because accuracy of such systems are totally dependent on the accurate pre-calibration of the controller। पहले से जो कैलिब्रेट करके हमने रख दिया उसके ऊपर इसकी जो एक्यूरेसी है वो जो है वो डिपेंड करेगी। एक्यूरेसी उसकी जो पहले से हमने सेट किया हुआ है उसी के हिसाब से इसकी एक्यूरेसी डिफाइन करेगी। अब इनपुट में कोई चेंज आ गया तो पहले से तो हमें पता नहीं था, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये फिर इनएक्यूरेट हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस में। These systems give inaccurate result if there are variations in the external environment। वेरिएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई वेरिएशन है तो फिर भी इनइक्वेट हो जाते हैं, क्योंकि कोई फीडबैक सिस्टम तो है नहीं, पहले से जो डिजाइन है उसी के हिसाब से चल रहा है। अब जो डिजाइन है वो किसी वेरिएशन के हिसाब से डिजाइन है नहीं, और अगर वेरिएशन हो गया तो ये सिस्टम क्या है, इनएक्यूरेट हो गया। ठीक है, दीज सिस्टम कांट सेंस
इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन द सिस्टम आफ्टर द कंट्रोलर स्टेज। कंट्रोलर एक बार कंट्रोल कर लिया है, इसको ध्यान सुनो, आफ्टर द कंट्रोलर स्टेज, कंट्रोलर ने एक बार कंट्रोल करके जो सिस्टम आगे भेज दिया तो उसके बाद इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ डिस्टर्बेंस होगा उसको ये सेंस नहीं कर पाएंगे। एक जो कंट्रोलर है वो डिस्टर्बेंसेस को सेंस करके उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे फैन है, मान लो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कुछ वेरिएशन आ रहा है, वोल्टेज बहुत कम हो रहे हैं या बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो भाई अगर बहुत कम हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, या बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो कंट्रोलर क्या करेगा, फैन को बंद कर देगा कहीं वो खराब ना हो जाए सिस्टम। लेकिन अगर एक बार कंट्रोलर ने ऑन कर दिया तो पावर सप्लाई कम हो ज्यादा हो फैन अपना चलता रहे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोलर स्टेज के बाद में सेंस यहाँ पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, recalibration of controller is necessary time to time to maintain the quality and accuracy of the desired output। रिकैलिब्रेशन बार बार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंट्रोलर के बाद में यहाँ पे कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके। उसके बाद ओपन लूप का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। उसके बाद क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है, यहाँ पे एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जैसे कि एसी में मैंने आप लोगों को अभी बताया एग्जांपल के लिए कि वहां पे एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगा रहता है या सेंसर लगा रहता है जो टेम्परेचर को सेंस करेगा और उस टेम्परेचर को सेंस करने के हिसाब से एसी जो है वर्क करेगा। कंप्रेसर चलाना है नहीं चलाना है, कूलिंग कम करनी है ज्यादा करनी है, उसी हिसाब से वो मैनेज कर लेगा कि टेम्परेचर रूम में कितना मेंटेन हो गया है और सेट इनपुट जो है वो कितनी है, सेट इनपुट के हिसाब से। तो सेट इनपुट आपने अगर 25 डिग्री सेल्सियस सेट की है तो इसके हिसाब से एक सेंसिंग एलिमेंट है, आउटपुट आपको कितनी मिल रही है और जो आउटपुट आपको मिल रही है उसके हिसाब से ये सेंसिंग एलिमेंट इनपुट सिग्नल देगा, कंपेयर करेगा उसको और इस हिसाब से आगे काम करेगा। तो यहाँ पे एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, ओपन में नहीं होता है, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो ओपन में नहीं होता है तो जो आउटपुट मिली वो बस ओपन है। यहाँ पे आउटपुट को फिर से इनपुट से कनेक्ट किया जाता है, जो लूप है उसको क्लोज कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर ऑफन रेफर्ड टू एज क्लोज लूप, जिसमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है ना उसी को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी बोल देते हैं। इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम द एक्चुएटिंग एरर सिग्नल which is the difference between the input signal and the feedback signal is feed to the controller so as to reduce the error। तो वही जैसे मैंने अभी बताया कि 30 डिग्री इस टेम्परेचर को सेंस कर लेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे वापस इनपुट में, इसमें अगर कोई डिफरेंस होगा तो चेंज करेंगे, नहीं होगा तो अपना ऐसे हिसाब से चलता रहेगा। क्लोज लूप कंट्रोल ऑलवेज इंप्लाइज द यूज ऑफ फीडबैक कंट्रोल। अगर फीडबैक होगा हमेशा, अगर फीडबैक होगा तो हमेशा वो कैसा हो जाएगा, कंट्रोल लूप हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, ओपन लूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, एक कमांड इनपुट है, उसके बाद एक यहाँ पे आपकी इनपुट यहाँ से जा रही, पहले इनको देख लेते हैं। आर टी क्या शो कर रहा है, रेफरेंस इनपुट। आर टी क्या कर रहा है यहाँ पे, रेफरेंस इनपुट आपकी एक जा रही है। ईटी क्या शो कर रहा है, एरर। ये क्या हो गया आपका, कंपेरेटर हो गया। ये क्या हो गया, कंपेरेटर हो गया जो कंपेयर करेगा। और उसके बाद देखेंगे एरर। बीटी क्या है यहाँ से, फीडबैक। बीटी है फीडबैक सिग्नल आया, तो ये इनपुट और फीडबैक सिग्नल को कंपेयर करेगा कंपेरेटर, उसके बाद आपको मिलेगा एरर सिग्नल। अगर एरर जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना ठीक ठाक काम चलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ एरर आ रही है तो उसके हिसाब से कंट्रोलर जो है इसको मैनिपुलेट करेगा। एमटी क्या है, मैनिपुलेटेड सिग्नल। एमटी मैनिपुलेटेड सिग्नल, कंट्रोलर उसके हिसाब से एरर के हिसाब से सिग्नल को मैनिपुलेट करेगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस के बाद आपको सीटी यानी कि कंट्रोल आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है आपका क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, तो यही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो कंपरेटर है दैट इज रेफरेंस इनपुट गिविंग एरर ईटी इज इक्वल टू आर टी प्लस माइनस बीटी, जो भी है जो एरर मिलेगी उसके हिसाब से जो कंट्रोलर है वो इस आउटपुट को, बीटी क्या है, फीडबैक है यहाँ पे, तो उस सिग्नल को मैनिपुलेट करेगा, एम्प्टी सिग्नल देगा कंट्रोलर प्रोसेस को, और प्रोसेस से फिर आपको आउटपुट मिल जाएगी, कंट्रोल्ड आउटपुट, दैट इज सीटी। देखो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ऑब्वियसली जब वहां पे एक्यूरेसी नहीं थी ओपन में, तो यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा होगी। एक्यूरेसी ऑफ दिस सिस्टम इज ऑलवेज वेरी हाई बिकॉज द कंट्रोलर मॉडिफाइज एंड मैनिपुलेट्स द एक्चुएटिंग सिग्नल सच दैट एरर इन द सिस्टम विल बी जीरो। हमें एरर जीरो करने के लिए एक फीडबैक सिस्टम है, एक कंपैरेटर है जो कंपेयर करता रहेगा जब तक एरर जीरो नहीं होगी। जो कंट्रोलर है वो अब इनपुट को, जो आपका सिग्नल मिल रहा है इनपुट सिग्नल, उसको मैनिपुलेट करके सप्लाई करता रहेगा। तो जब आउटपुट जीरो हो जाएगी तो इनपुट सिग्नल को डायरेक्टली सप्लाई कर देगा प्रोसेस के लिए। क्लोज लूप सिस्टम सेंसेस एनवायरनमेंट चेंजेस एज वेल एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब देखो जैसे आपने 24 डिग्री सेल्सियस आपने जो है 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया है एयर कंडीशनिंग में,
इन्वायरमेंटल कंडीशन, अचानक से बारिश हो गई, मौसम से ठंडा हो गया या ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो उसके हिसाब से वो सेंस करेगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई है तो उसको कम, जैसे अगर बारिश हो गई अचानक से, आपने एसी चला रखा है 24, तो पहले जो टेम्परेचर था वो 35 था, 35 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी थी आपकी 50%। बारिश हो गई अचानक से तो टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी हो गई 80%। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी पे ज्यादा फोकस करेगा, ह्यूमिडिटी को कम करेगा। टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो बिल्कुल बराबर ही है, तो कूलिंग पे उतना फोकस नहीं होगा, ज्यादा फोकस किस पे होगा, ह्यूमिडिटी पे। तो जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसको सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही वो काम करना शुरू कर देगा। कंट्रोलर को उसमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब जो चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, देयर इज ए रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटीज एंड डिस्टॉर्शंस, रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटीज एंड डिस्टॉर्शंस जो भी उसमें आ रहे हैं उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, क्योंकि फीडबैक सिस्टम साथ में लगा हुआ है तो जो डिजाइन है या जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिस्टम्स आर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, और डिजाइन को बनाने में भी उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा। ड्यू टू फीडबैक सिस्टम ट्राइज टू करेक्ट द एरर फ्रॉम टाइम टू टाइम, टेंडेंसी टू ओवर करेक्ट द एरर मे कॉज ऑक्सिलेशंस विदाउट बाउंड इन द सिस्टम। कभी कभी क्या होता है कि एरर को सही करने के चक्कर में ओवर करेक्शन का केस भी हो जाता है एरर में, तो उस केस में क्या है, ऑक्सिलेशन वगैरह ज्यादा आ जाते हैं, मतलब जो वेरिएशन है वो ज्यादा आ जाते हैं। Stability problems are severe and must be taken care while designing the system. Stability की प्रॉब्लम यहाँ पे सीवियर हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको जब डिजाइन कर रहे हैं तो उस केस में इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े से सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डिजाइन करने में और थोड़ा सा कॉस्टली भी होते हैं ये सिस्टम, जो फीडबैक सिस्टम्स होते हैं कॉस्ट। देखिएगा आप, फैन जो है वो बड़ा ही सस्ता सा आ जाता है 2-3 हजार का, और जो एयर कंडीशनिंग है वो 30-35 थाउजेंड के आते हैं, तो सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। उसके बाद क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल मैंने आपको बताया, कूलिंग सिस्टम जैसे एसी हो गया, या हीटिंग सिस्टम, वही हीटिंग मीसिंग जो एयर कंडीशनिंग, मतलब विंटर्स में कूल करना और विंटर्स में हीटिंग करना और समर्स में कूलिंग करना, तो एयर कंडीशनिंग का ये काम होता है, दैट इज द एग्जांपल। उसके बाद इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या क्या है। ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें क्या है, एनी चेंज इन आउटपुट हैज नो इफेक्ट। अगर आउटपुट में कोई चेंज आ रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इनपुट में, क्योंकि इनपुट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करती है, इनपुट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए आउटपुट में जो भी चेंज आएगा इनपुट में उससे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई उस इनपुट को पता ही नहीं लगेगा कि आउटपुट में क्या चेंज आया, क्योंकि कोई फीडबैक सिस्टम ही नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम होता है ये ओपन लूप में। इसमें चेंजेस इन आउटपुट रिफ्लेक्ट्स द इनपुट विच इज पॉसिबल बाय यूज ऑफ फीडबैक। आउटपुट में कोई चेंज आएगा तो इनपुट में फीडबैक आ जाएगा और उस हिसाब से इनपुट में भी चेंज आ जाएगा। आउटपुट मेजरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है ओपन सिस्टम, अगर इसमें भी रिक्वायर हो गया तो फिर इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। आउटपुट मेजरमेंट इज नेसेसरी, बिना आउटपुट मेजरमेंट के या सेंसर के, बिना आउटपुट को सेंस किए ये सिस्टम जो है क्लोज लूप होगा ही नहीं। तो फीडबैक एलिमेंट एब्सेंट होता है, इसमें फीडबैक प्रेजेंट होता है। एरर डिटेक्टर नहीं होता है, इसमें एरर डिटेक्शन होती है। इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल होता है, हाईली एक्यूरेट होता है। हाईली सेंसिटिव टू डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि जैसे ही कोई डिस्टरबेंस होगा तो ये सेंसिटिव का मतलब क्या है कि डिस्टरबेंस के हिसाब से आउटपुट चेंज हो जाएगी, इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, इनपुट चेंज नहीं होगी। जैसे फैन है, फैन में पावर सप्लाई में चेंज होगा तो आपका जो ये क्या है डिस्टरबेंस हुआ पावर सप्लाई में चेंज, उसके हिसाब से आपका ये आउटपुट में चेंज कर देगा। ये लेस सेंसिटिव होते हैं, जैसे इसमें एक स्टेबलाइजर भी होता है, तो उसको आउटपुट में जो भी डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं उनको वो इजीली मैनेज कर लेता है। इसमें जो इसकी आउटपुट है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाता है। हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस भी होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से आउटपुट चेंज हो जाती है, इसमें आउटपुट चेंज नहीं होती। जैसे एसी को आपने 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया तो 24 डिग्री सेल्सियस ही आपको मिलेगा टेम्परेचर, चाहे आपका एनवायरमेंट का टेम्परेचर 35 हो या फिर बारिश होकर चेंज होकर वो 25 हो जाए। तो इसलिए ये लेस सेंसिटिव होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए। ठीक है, अब ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो चीप होगी, कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़े से कॉस्टली। ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम।